हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं जो कि क्लास 12 हिंदी 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक बताने वाला हूं, जो कि आपका पहला दिया गया है, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न बताने वाला हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो कि 10 नंबर का पूछा जाता है। आपका दूसरा टॉपिक दिया गया, यानी कि महत्वपूर्ण गद्यांश भी बताने वाला हूं, जो कि 10 नंबर का पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। और आपका तीसरा टॉपिक जो कि दिया गया, यानी कि महत्वपूर्ण पद्यांश बताने वाला हूं, जो कि 10 नंबर का यानी कि पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। और आपका जो कि चौथा टॉपिक दिया गया है, जो कि लेखक का जीवन परिचय बताने वाला हूं। और जो कि आपका पांचवा जो कि दिया गया, यानी कि कवि का जीवन परिचय बताने वाला हूं, यानी कि 5-5 नंबर के पूछे जाते हैं। आपका जो कि छठा टॉपिक दिया गया, यानी कि महत्वपूर्ण कहानी भी बताने वाला हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 5 नंबर का जो कि पूछा जाता है। और आपका जो कि सातवां टॉपिक दिया, यानी कि खंड काव्य भी आपके बोर्ड एग्जाम जो कि 5 नंबर का पूछा जाता है। तो यहाँ से मैं आप सभी को सबसे पहले जो कि बताने वाला हूँ, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न बताने वाला हूँ। तो यहाँ जो कि आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, जो कि गोरा बादल की कथा के लेखक हैं, जो कि आपका पहला ऑप्शन जो कि दिया गया, यानी कि का वाला, जो कि कविगंग। और ऑप्शन नंबर ख जो कि आपका दिया गया, यानी कि जटमल। और ऑप्शन नंबर जो कि ग आपका जो कि पंडित दौलत राम। और ऑप्शन नंबर घ जो कि आपका दिया गया है राम प्रसाद निरंजनी। तो गोरा बादल की कथा के जो लेखक हैं जटमल, ऑप्शन नंबर आपका खा वाला जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका दूसरा क्वेश्चन जो कि दिया गया है, यानी कि परीक्षा गुरु के लेखक हैं। आपका पहला ऑप्शन जो कि दिया गया है, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर जो कि ख आपका दिया गया, यानी कि सदल मिश्र। और ऑप्शन नंबर जो कि आपका ग है लक्ष्मण सिंह। और ऑप्शन नंबर घ जो कि आपका दिया, यानी कि लाला श्रीनिवास दास। तो परीक्षा गुरु के जो लेखक हैं, यानी कि सदल मिश्र, ऑप्शन नंबर ख वाला जो आपका है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका तीसरा जो कि क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि सरदार पूर्ण सिंह किस युग के यानी कि लेखक हैं। तो पहला जो कि ऑप्शन दिया गया, यानी कि भारतेंद्र युग की। ऑप्शन नंबर जो कि ख आपका, यानी कि द्विवेदी युग की। ऑप्शन नंबर जो कि आपका ग है, यानी कि छायावाद युग की। ऑप्शन नंबर घ जो कि आपको दिया गया है, जो कि प्रगतवाद युग की। तो सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक है, यानी कि द्विवेदी युग। ऑप्शन नंबर आपका ख वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका चौथा क्वेश्चन दिया गया है, जो कि इंदुमती कहानी के लेखक हैं। तो पहला ऑप्शन जो कि आपका दिया गया है, यानी कि वृंदावन लाल वर्मा। और ऑप्शन नंबर ख जो कि आपका दिया गया है किशोरी लाल गोस्वामी। ऑप्शन नंबर ग जो कि आपका दिया गया, यानी कि अगई। और ऑप्शन नंबर घ जो कि आपका है, यानी कि प्रेमचंद। तो इंदुमती कहानी के जो लेखक है, यानी कि किशोरी लाल गोस्वामी। ऑप्शन नंबर ख वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी एकांकी का जनक यानी कि माना जाता है। पहला ऑप्शन जो कि आपका दिया गया है, यानी कि जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर जो कि आपका ख है, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र। और ऑप्शन नंबर ग जो कि आप दिया गया है, जो कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा को। ऑप्शन नंबर घ जो कि आपका दिया गया, यानी कि उपेंद्र नाथ अस्क को। हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है, यानी कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा को। ऑप्शन नंबर आपका ग वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका छठा क्वेश्चन यहाँ पर जो कि दिया गया है, ब्राह्मण पत्रिका के यानी कि संपादक थे। तो पहला ऑप्शन जो कि दिया गया, यानी कि बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर जो कि आपका ख है, यानी कि प्रताप नारायण मिश्र। ऑप्शन नंबर जो कि आपका ग है, यानी कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। और ऑप्शन नंबर घ जो कि आपका है, यानी कि प्रेमचंद। तो ब्राह्मण पत्रिका के जो संपादक थे, यानी कि प्रताप नारायण मिश्र। ऑप्शन नंबर आपका ख वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका सातवां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जो कि बालकृष्ण भट्ट संपादक थे। तो जो कि पहला दिया गया है, यानी कि इंदुमती के। और ऑप्शन नंबर जो ख जो कि आपका दिया, यानी कि परीक्षा गुरु के। ऑप्शन नंबर जो कि आपका ग है, यानी कि हिंदी प्रदीप के। और ऑप्शन नंबर जो कि घ आपका दिया, यानी कि साहित्य सहचर के। तो बालकृष्ण भट्ट यानी कि संपादक थे, यानी कि हिंदी प्रदीप के। ऑप्शन नंबर आपका जो कि ग वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका जो कि आठवां क्वेश्चन दिया गया है, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। तो पहला जो कि ऑप्शन दिया गया, यानी कि राम प्रसाद निरंजनी। ऑप्शन नंबर जो कि आपका ख है, यानी कि लल्लू लाल। ऑप्शन नंबर जो कि आपका ग है, यानी कि सदल मिश्र। और ऑप्शन नंबर घ जो कि आपका है इंसा अल्लाह खां। तो रानी केतकी की कहानी के जो लेखक हैं, यानी कि इंसा अल्लाह खां। ऑप्शन नंबर आपका घ वाला है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका नवा क्वेश्चन दिया गया है, 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं। तो पहला जो कि ऑप्शन दिया गया, यानी कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर जो कि ख आपका है, यानी कि प्रताप नारायण मिश्र। ऑप्शन नंबर जो कि ग आपका, यानी कि श्याम सुंदर दास। ऑप्शन नंबर जो कि घ आपका, यानी कि बालकृष्ण भट्ट। तो 100 अजान एक सुजान के जो लेखक हैं, यानी कि बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर आपका घ वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका 10वां क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि
हंस नामक पत्रिका के यानी कि संपादक थे? तो कि पहला ऑप्शन जो कि आपका दिया गया है इनकी महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर ख जो कि आपका है इनकी भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर ग जो कि आपका दिया इनकी बाल कृष्ण भट्ट। और ऑप्शन नंबर घ जो कि आपका दिया गया इनकी मुंशी प्रेमचंद। तो यानी कि हंस नामक पत्रिका के जो संपादक थे मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर घ वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से जो कि आपके यानी कि बहुविकल्पीय में 10 नंबर कंप्लीट हो गए। अब यहाँ से मैं आपसे बताने वाला हूँ जो कि महत्वपूर्ण यानी कि गद्यांश बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो कि गद्यांश दिया गया है यानी कि गद्यांश को सबसे पहले करना क्या है, अच्छे से पढ़ना होगा आपको। तो यहाँ पर दिया गया है यानी कि मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और हो तो राष्ट्र की कल्पना यानी कि असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के यानी कि समन्वय से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही यानी कि पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं। तो यहाँ जो कि आपका यानी कि गद्यांश दिया गया है और गद्यांश के नीचे जो कि यानी कि 5 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न जो कि आपका दिया गया यानी कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना होगा। और दूसरा प्रश्न जो कि आपका दिया गया यानी कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपका तीसरा प्रश्न पूछा है जो कि राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। और आपका चौथा जो कि दिया गया यानी कि पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं। और आपका जो कि पांचवा दिया गया है कि पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पर हेडिंग छोड़ना होगा संकेत। संकेत हेडिंग छोड़ने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर जो फर्स्ट वाला अक्षर दिखाई दे रहा है इसको आपको, और लास्ट वाला जो अक्षर दिखाई दे रहा है इसको आपको यानी कि संकेत में लिखना होगा। उसके बाद यहाँ से जो कि आपका पहला प्रश्न पूछा है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम आपको लिखना होगा। तो यानी कि आप यहाँ पर पाठ का और लेखक का नाम लिखेंगे। यानी कि पाठ का नाम क्या है, यानी कि राष्ट्र का स्वरूप। और लेखक का नाम है यानी कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। तो यहाँ जो कि आपका पहला प्रश्न यानी कि कंप्लीट हो गया। आपका दूसरा प्रश्न जो कि पूछा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रेखा पारी हुई यानी कि इसकी क्या करना, आपको व्याख्या करना होगा। तो यहाँ पर आप हेडिंग छोड़ेंगे जो कि रेखांकित अंश की व्याख्या। उसके बाद यहाँ पर आप व्याख्या करेंगे यानी कि जब तक किसी भूभाग पर निवास करने वाले मनुष्य भूमि को माता और स्वयं को उस भूमि का यानी कि पुत्र नहीं मानते तब तक उनमें राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न नहीं हो सकती। जब हम देश को अपनी माता के रूप में अनुभव करने लगते हैं तभी हमारे हृदय में ऐसे भाव जन्म लेते हैं जिनके आधार पर यानी कि राष्ट्र का निर्माण करने की इच्छा उत्पन्न होती है। तो यहाँ जो कि यानी कि आपका रेखांकित अंश की जो व्याख्या यानी कि आपका कंप्लीट हो गया। आपका यहाँ से जो कि तीसरा प्रश्न पूछा है यानी कि राष्ट्र की कल्पना कब यानी कि असंभव है। तो यहाँ पर इसका उत्तर आप यहाँ पर लिखेंगे यानी कि मनुष्य के बिना राष्ट्र की कल्पना यानी कि असंभव है। तो यहाँ जो कि आपका यानी कि तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। आपका चौथा प्रश्न यहाँ पर पूछा है जो कि पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं। तो यहाँ पर इसका उत्तर आप लिखेंगे यानी कि पृथ्वी और जन दोनों मिलकर यानी कि राष्ट्र का यानी कि स्वरूप बनाते हैं। तो यहाँ जो कि यानी कि आपका चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आपका पांचवा जो कि यहाँ पर दिया गया है पृथ्वी कब मातृभूमि की यानी कि संज्ञा प्राप्त करती है। तो यहाँ पर इसका उत्तर आप यहाँ पर लिखेंगे जो कि पृथ्वी पर जन का निवास होने पर वह मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। तो यहाँ जो कि यानी कि आपका गद्यांश कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से मैं आप सभी को बताने वाला हूँ जो कि महत्वपूर्ण पद्यांश बताने वाला हूँ जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो कि 10 नंबर का पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो कि आपका पद्यांश दिया गया है यानी कि छाए मानो जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी वह सूरज नहीं उगा था पूरब में वह बरसा सासा बीचों बीच नगर के काले सूर्य के रथ के पहियों के जो अरे टूट कर बिखर गए हो दसों दिशा में कुछ क्षण का यह उदय अस्त केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सीख लेने वाली दोहपरी। तो यहाँ पर जो कि आपका यानी कि पद्यांश दिया गया है और पद्यांश के नीचे यहाँ पर देख सकते हैं यानी कि 5 प्रश्न पूछे गए हैं कि आपका दिया गया है उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। दूसरा जो कि आपका दिया गया यानी कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और आपका तीसरा जो कि यहाँ पर दिया गया यानी कि वह सूर्य किस दिशा में यानी कि उदित हुआ था। और आपका चौथा दिया गया है जो कि 10 दिशाएं कौन कौन सी हैं
और आपका पांचवा प्रश्न पूछा है काले सूर्य के रथ में कौन सा यानी कि अलंकार है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पर हेडिंग छोड़ना है संकेत। संकेत हेडिंग छोड़ने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर जो फर्स्ट वाला अक्षर दिखाई दे रहा है इसको और लास्ट वाला अक्षर जो दिखाई दे रहा है इसको आपको यहाँ पर संकेत में लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि आपका पहला प्रश्न पूछा है यानी कि उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखना होगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे जो कि शीर्षक का नाम क्या है, हिरोशिमा, और कवि का नाम क्या है यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अगुई। तो यहाँ जो कि आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। आपका दूसरा प्रश्न यहाँ पर पूछा है जो कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रेखा पारी हुई यानी कि इसकी आपको क्या करना है, व्याख्या करना होगा। तो यहाँ पर आप हेडिंग छोड़ेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे यानी कि हिरोशिमा नगर के बीच फटे उस अणुबम परिणाम स्वरूप सैकड़ों सूर्य का यानी कि प्रकाश क्षण भर के लिए हुआ और उसके उपरांत तत्काल सर्वत्र अंधकार छा गया। वह एक ऐसा यानी कि प्रज्वलित या जलता हुआ क्षण था जिसकी एक क्षण के लिए हुई अत्यधिक तापयुक्त दोपहरी ने हिरोशिमा नगर के संपूर्ण सौंदर्य को सोख लिया अर्थात नष्ट कर दिया। तो यहाँ जो कि यानी कि आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपका तीसरा क्वेश्चन जो कि दिया गया है वह सूर्य किस दिशा में उदित हुआ। तो यहाँ पर यानी कि तीसरे का उत्तर आप यहाँ पर लिखेंगे जो कि यहाँ पर दिया गया है वह सूर्य प्रतिदिन के समान पूरब दिशा से उदित नहीं हुआ था बल्कि वह हिरोशिमा नगर के बीच अणुबम के रूप में बरस पड़ा था। दूसरे शब्दों में नगर के बीच फटने वाले उस अणुबम से असंख्य सूर्य के यानी कि प्रकाश एवं ताप निकलकर चारों तरफ फैल गया था। तो यहाँ जो कि यानी कि आपका तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपका चौथा क्वेश्चन पूछा है 10 दिशाएं कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे जो कि 10 दिशाएं निम्नलिखित हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम आकाश पाताल ईशान अग्नि। तो यहाँ जो कि यानी कि आपका चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आपका पांचवा क्वेश्चन दिया गया है जो कि काले सूर्य के रथ में कौन सा अलंकार है। तो यानी कि काले सूर्य के रथ में यानी कि उपमा अलंकार है। तो यहाँ जो कि यानी कि आपका पद्यांश कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से मैं आपसे बताने वाला हूँ जो कि यानी कि लेखक का जीवन परिचय बताने वाला हूँ जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में यानी कि 5 नंबर का पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो कि आपका दिया गया है जो कि हरिशंकर प्रसाद जी का जो कि जीवन परिचय दिया गया है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर हेडिंग छोड़ना होगा जीवन परिचय। उसके बाद आपको लिखना होगा श्री हरिशंकर जी का जन्म मध्य प्रदेश में इटारसी के निकट जामनी नामक स्थान पर यानी कि 22 अगस्त सन 1924 को हुआ था। आरंभ से लेकर स्नातक स्तर तक इनकी शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी में एम.ए. की परीक्षा उत्तीर्ण की। परसाई जी ने कुछ वर्षों तक अध्यापन कार्य किया तथा साथ साथ यानी कि साहित्य सृजन आरंभ किया। इन्होंने जबलपुर से वसुधा नामक साहित्यिक मासिक पत्रिका का यानी कि संपादन और प्रकाशन आरंभ किया। 10 अगस्त 1995 ईस्वी को जबलपुर में इनका यानी कि स्वर्गवास हो गया। जीवन परिचय कंप्लीट हो गया। अब यहाँ जो कि आपको लिखना होगा साहित्यिक परिचय। तो यहाँ पर आप हेडिंग छोड़ेंगे साहित्यिक परिचय। उसके बाद आप लिखेंगे परसाई जी हिंदी व्यंग्य के आधार स्तंभ थे। इन्होंने हिंदी व्यंग्य को नई दिशा प्रदान की है और अपनी रचनाओं में यानी कि व्यक्ति और समाज की विसंगतियों पर से यानी कि पर्दा हटाया है। इन्होंने कथाकार उपन्यासकार निबंधकार तथा संपादक के रूप में हिंदी साहित्य की यानी कि महान सेवा की है। तो यहाँ जो कि इनकी यानी कि साहित्यिक परिचय भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से आप हेडिंग छोड़ेंगे जो कि प्रमुख रचनाएं। उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे जो कि पहली रचना इनकी दी गई है रानी नागफनी की कहानी, और दूसरा जो कि दिया गया है यानी कि तट की खोज, और तीसरा जो कि आपका दिया गया है यानी कि तब की बात और थी। चौथा जो कि आपका दिया गया है यानी कि भूत के पाँव पीछे, और आपका जो कि पांचवा दिया गया है यानी कि सदाचार का तबीज। तो यहाँ जो कि यानी कि लेखक का जीवन परिचय कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से मैं आपसे बताने वाला हूँ जो कि कवि का जीवन परिचय। तो यहाँ पर कवि का जीवन परिचय आपका दिया गया यानी कि जयशंकर प्रसाद का जो कि यहाँ पर जीवन परिचय दिया गया है। और यहाँ पर आप हेडिंग छोड़ेंगे जो कि जीवन परिचय। उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे छायावादी युग के प्रवर्तक महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक वैश्य परिवार में यानी कि सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम यानी कि देवी प्रसाद था।
ये तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। बचपन में ही इनके पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी। सन 1937 ईस्वी में अल्पावस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त होकर इनकी स्वर्ग को सिधार गए। तो यहाँ जो कि यानी कि जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से आपको हेडिंग छोड़ना होगा जो कि साहित्यिक परिचय। उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे साहित्यिक परिचय। श्री जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक, उन्नायक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ युग प्रवर्तक यानी कि नाटककार, कथाकार तथा उपन्यासकार भी थे। जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। प्रेम और सौंदर्य इनके मुख्य विषय हैं। तो यहाँ जो कि यानी कि जयशंकर प्रसाद का इनके साहित्यिक परिचय भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से जो कि आप रचनाएं भी लिखेंगे। तो यहाँ पर आप हेडिंग छोड़ेंगे जो कि प्रमुख रचनाएं। उसके बाद आप लिखेंगे पहली रचना जो कि इनकी दी गई है यानी कि चंद्रगुप्त, दूसरा जो कि दिया गया है यानी कि स्कंदगुप्त, और तीसरा जो कि दिया गया है यानी कि अजातशत्रु, चौथा यहाँ पर जो कि दिया गया है यानी कि इंद्रजाल, और पांचवा जो कि यहाँ पर दिया गया है यानी कि आदि। तो यहाँ जो कि यानी कि जयशंकर प्रसाद का भी जीवन परिचय कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से मैं आपसे बताने वाला हूँ जो कि महत्वपूर्ण कहानी बताने वाला हूँ। उसके बाद यानी कि खंड काव्य भी बताने वाला हूँ। और जो खंड काव्य रहता है यानी कि जिला वाइज आता है, तो आप लोग अपने हिसाब से यानी कि खंड काव्य को तैयार कर लेना। तो यहाँ से मैं आपसे बताने वाला हूँ जो कि महत्वपूर्ण कहानी बताने वाला हूँ। तो यहाँ से जो कि मैं बहादुर कहानी बताने वाला हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर दिया गया है जो कि अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी बहादुर एक मध्यवर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी की आत्म कथात्मक रूप से रचना की है। अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई सुविधा एवं शान को देखकर लेखक की पत्नी सुविधा एवं शान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती है। बहादुर नेपाल का यानी कि 12 से 13 साल का लड़का है जो अपनी मां के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर यानी कि शहर चला आता है और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं, परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। वह घर का सारा कार्य करता है। इसके बावजूद उसके साथ गाली गलौज से मारपीट तक की यानी कि नौबत आ जाती है। झूठी चोरी का इल्जाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है और पीटा जाता है। अन्यथा बहादुर घर छोड़कर यानी कि चला जाता है। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं क्योंकि उसके कारण सब आराम के आदी हो चुके हैं। बहादुर की उपयोगिता न देखकर सभी अब अपना घरेलू कार्य करने से घबराते हैं। बहादुर के घर छोड़ जाने पर वे सभी पश्चाताप करते हैं तथा अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं, परंतु अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। उसके इसी चरित्र के कारण यह कहानी हमें प्रिय है। तो यहाँ जो कि यानी कि बहादुर कहानी भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ जो कि आपका अगला टॉपिक यानी कि खंड काव्य है। तो खंड काव्य आप लोग अपने हिसाब से यानी कि आपके जिला में जो भी खंड काव्य चलता होगा उस खंड काव्य को आपको तैयार कर लेना है। और खंड काव्य भी 5 नंबर का पूछा जाता है। तो आशा करता हूँ गाइज आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।